ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे ऑटिज्म की दवाओं के बारे में। मेडिसिन्स फॉर ऑटिज्म, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि क्या क्या दवाएं इसमें दी जा सकती हैं, इसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है और फैक्ट से ज़्यादा मिथ रहते हैं कि ये देने से ये होगा, वो देने से वो होगा। मतलब मिसकंसेप्शन है, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन सी दवाएं देंगे तो इसमें इफ़ेक्टिव हो सकता है, कौन सी दवाएं नहीं देनी चाहिए। इन सब में डिटेल में आज चर्चा करेंगे कि कौन सी दवाएं आप देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, उसको कुछ बेनिफिट होगा, कौन सी दवाएं आप देते हैं कि कुछ फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, और कौन सी दवाएं आप दें ताकि उससे बच्चों में बेनिफिट हो, नुकसान किसी तरह का ना हो। तो आज इसी पे बात करते हैं कि चलिए शुरू करते हैं मेडिसिन्स फॉर ऑटिज्म। सबसे पहले इसको जानने से पहले दवाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही नाम दवा का आता है तो हमारे दिमाग में अंग्रेज़ी दवाओं की गोलियां चलने लगती हैं, मतलब उसका पिल्स वगैरह या फिर कोई सिरप वगैरह महंगा सा 2-2,500, 3,000, 4,000, 5,000 तक का, या कोई प्रचार में रेगुलर आने वाला कोई सप्लीमेंट हमारे दिमाग में चलता है कि ये हम देंगे तो इससे ये हो जाएगा। बचपन से एक चीज़ हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सुबह शाम की हवा 100 रोगों की दवा। ये बोला जाता है कि सुबह शाम की हवा 100 रोगों की दवा। मतलब क्या है कि सुबह की हवा सबसे ज़्यादा बोला जाता है। जितना अर्ली मॉर्निंग आप उठें, पेड़ पौधे वाले जगहों में आप जाएं और सुबह की जो हवा आपके शरीर में लगेगी, मतलब वो अलग ही एनर्जी देता है। वो किसी चीज़ से आपको, न एनर्जी ड्रिंक से, न एनर्जी का इंजेक्शन से, न एनर्जी का कोई सप्लीमेंट लेने से जितनी एनर्जी नहीं आती है, सुबह की हवा से आती है। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क वगैरह में या फिर जू वगैरह में जाते हैं तो उसमें वो फील होती है एनर्जी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन जितना हमारी बॉडी को मिलता है उससे क्या होता है कि हमारे में काफ़ी शांति, स्थिरता आती है, दिमाग स्थिर होता है और एक नई एनर्जी का संचार होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। तो उसको भी बोला जाता है कि सुबह शाम की हवा 100 रोगों की दवा। मतलब वो भी दवा है। बात हो रही हवा की, ऑक्सीजन की, दवा के तौर पे वो भी काम कर रहा है। एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अब जैसा पिए पानी वैसी निकले वाणी। मतलब कि पानी आप सादा पी रहे हैं वो अलग ही है, दारू पानी की तरह ही होता है, वो पी लिए उसके बाद से दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम का ये कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हुआ। अभी किसी को गाली बक रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो मतलब कि पानी पर डिपेंड करता है कौन सा आप पी रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी वाणी है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप अन्न में तेल मसाला वाला आइटम खाने का मन तो करता है, थोड़ी देर बाद पेट भारी हो जाता है तो फिर मन थोड़ा सा ये हो जाता है, खिन्न हो जाता है। हल्का फुल्का खाए, इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें आपने खाई, तुरंत डाइजेस्ट हो गया, आप एकदम फुर्तीले हैं। तो ये भी दवाओं के तौर पे काम कर रहा है। तो बहुत सारी बीमारियों में क्या होता है कि बोला जाता है, अच्छा एक लोकोक्ति, एक फ्रेज भी फेमस है हमारा कि बोला जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बचाव भी बहुत सारी चीज़ों से करना वो उपचार से अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दवा का मतलब सिर्फ केमिकल बेस्ड चीज़ें ही दवा नहीं होती हैं। डाइट भी आपका दवा के तौर पे हो सकता है कि दवा मतलब ये कि आपके रोग को उपचार करना या फिर रोगों से बचाने वाली चीज़ें आपको लेनी होती है, ये दवा के तौर पे काम करेंगे। तो अभी ये भूमिका बांधने के पीछे रीज़न ये था कि हम दवाओं को सिर्फ ये समझ लेते हैं ऑटिज्म के लिए कि कोई सप्लीमेंट मिलेगा तो दवा है, कोई DHA, कोई विटामिन डी, कोई मल्टीविटामिन का सिरप मिलेगा, 2-2,500 रुपया लग जाएगा तो दवा है। हम ये समझते ही नहीं कि हम घर में क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या क्या दे सकते हैं जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी कल एक आए हैं बच्चे को लेके लखनऊ से, अटेंडेंट उन लोग आए हैं। उन लोगों ने बोला कि हमने ऑटिज्म की दवा दी थी बच्चे को। मैंने बोला कि ऑटिज्म की दवा भी होती है? उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने तो यही बोला कि हाँ ऑटिज्म की दवा है, ये देना। हालांकि देने से बच्चे में और भी नुकसान हुए। तो अगर कोई भी आदमी आपको बोलता है कि ऑटिज्म की दवा है
तो आप बिना कुछ कहे फीस अपना छोड़ दें और वहाँ से चुपचाप उठ के चले जाएं। कंसल्ट कराने भी गए हैं तो उठ के चले जाएं। ऑटिज्म की कोई दवा नहीं होती है। इसमें जो सिम्टम्स मिलेंगे, जो लक्षण मिलेंगे, उसके हिसाब से सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। वो चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद का हो, नेचुरोपैथी हो, कुछ भी हो, सिम्टम्स के हिसाब से उसके ये करेंगे, उसकी दवाएं चलेंगी। वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। प्राइमरी चीज़ वो नहीं है। प्राइमरी चीज़ वही है कि एक परफेक्ट डाइट, उसके साथ साथ सेंसरी डाइट, इसके साथ साथ सोशल कम्युनिकेशन बच्चे का बढ़ाना, लोगों के बीच में रखना, मतलब सामाजिक प्राणी को समाज में ही रखना। प्राइमरी सॉल्यूशन यही है। सेकेंडरी सॉल्यूशन दवाएं, तो उससे कुछ कुछ सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से होम्योपैथी में बच्चे जिनमें स्पीच की प्रॉब्लम होती है तो दवाएं दी जाती हैं, तो धीरे धीरे स्पीच इंप्रूव कर जाता है होम्योपैथिक दवाओं से। कोई सप्लीमेंट से नहीं, कोई बादाम काजू का फोटो छाप दिया, बोला कि ये सारा चीज़ एक ही में है और ये आप देंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, तो वो सब चीज़ें नहीं लेनी होती। बादाम काजू आप खुद घर पे लेके आएँ, उसको आपको मिक्सर में पीस के देना है या फिर ऐसे खिलाना है, वो आप दें। लेकिन कोई कहे कि इसमें डाल के दिया हुआ, जैसे 19 नींबू की शक्ति वाला वो जो आपका विम बार और क्या क्या आता है, तो अगर नींबू से ही साफ़ होना है तो आप डायरेक्ट नींबू ले आके बर्तन साफ़ कर सकते हैं। प्रचार तंत्र के फेर में पड़ना नहीं। तो इन सब बातों पे भी ध्यान देना है कि जैसा मैंने बताया कि डाइट प्रॉपर होना चाहिए। सेंसरी डाइट, सेंसरी डाइट एक इसमें ये आ रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट पार्ट में उसका चर्चा करेंगे सेंसरी डाइट होता क्या। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना और सप्लीमेंट्स पे कम ध्यान देना, अगर ये कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके बच्चे को जाएंगे। मैंने जैसा बोला कि अगर कोई बोल रहा है कि ऑटिज्म के लिए दवा होती है जिससे ऑटिज्म ठीक हो सकता है, समझ लीजिए सरासर झूठ बात है, वहाँ से आप चले जाइए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इस बात को ध्यान से दें। तो दवा किस तरह की होती है? सिम्प्टोमेटिक, जैसा कि मैंने, लक्षणानुसार इलाज। अब लक्षणानुसार इलाज क्यों होता है? जब डिजीज डिजॉर्डर का नाम पता है कि ऑटिज्म है, तो इसके लिए दवा क्यों नहीं है? तो आप थोड़ा पास्ट में जाइए, बच्चे की हिस्ट्री देखिए। बच्चा जो 2-2.5 साल तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, फिर सडनली कोविड आया, और कोविड आने के बाद से स्क्रीन टाइम बच्चे की 6-6, 7-7, 8-8 घंटे रही है दिन भर में। इतना होने के बाद 6 महीने बाद जब हमने काम शुरू हो गया, हम काम पे गए, मोबाइल हमने ले लिया, देखे कि बच्चा इरिटेट रहने लगा, वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहा है, क्योंकि हमने बीच में ध्यान ही नहीं दिया, तो वो रिपीट भी कर रहा था, तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि इमिटेट कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं समझ आ रहा था। लेकिन अभी समझ आएगा, 6 महीने 7 महीने के बाद समझ में आ रहा है कि ले, ये तो बच्चे में हमने इसको दिया था, इतना स्क्रीन टाइम ये हुआ, उसके बाद से इस तरह की प्रॉब्लम आई। बच्चों में रेग्रेशन आया है। जो बच्चे में स्पीच थी वो धीरे धीरे स्पीच भी कम हो गए। बच्चे में सेंसरी इशूज बहुत सारे बढ़ गए। तो ये हुए कब? ये ज़्यादा एक्सपोजर हुआ स्क्रीन का, तो एक रीज़न ये हो सकता है। और स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा मतलब कि सोशल इंटरेक्शन कम, फैमिली में मेंबर्स कम मतलब कि सोशल इंटरेक्शन कम, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, बच्चे पे प्रॉपर ध्यान नहीं देना, हस्बैंड वाइफ दोनों का जॉब में होना, रीज़न ये है। तो ये कोई बीमारी है कि अनजाने में आपको नहीं पता था, आपसे गलती हुई? गलती भी नहीं कर सकते, ये आपको पता ही नहीं था। आपको लगा कि सारे बच्चे ऐसे ही पल बढ़ जाते होंगे मोबाइल टीवी देख के, तो आपने भी दिया। कोविड में उसको कहीं बाहर भेज भी तो नहीं सकते थे, तो ये आपने किया, तो ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन ये रीजन में, संभावित कारण में ये आ सकते हैं, पॉसिबल रीजन्स ये हो सकते हैं। एग्जैक्ट क्या है नहीं पता। अब जब एग्जैक्ट कारण नहीं पता तो एग्जैक्ट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। लक्षण दिख रहे हैं कि विजुअल स्ट्रीमिंग है, तो विजुअल स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए जो जो कर सकते हैं करेंगे। लक्षण दिख रहे हैं कि ऑल्फैक्टरी स्ट्रीमिंग है, उसको रोकने के लिए करेंगे। दिख रहे हैं कि स्पीच नीड बेस्ड है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, स्पीच थेरेपी करेंगे। सेंसरी इशूज हैं तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करेंगे। बच्चे में सिर्फ लर्निंग की प्रॉब्लम है, स्पेशल एजुकेशन पे ले जाएंगे। बिहेवियरल डिजॉर्डर्स हैं, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी पे लेके जाएंगे। मतलब कि जो सिम्टम्स दिखेंगे उसके हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे। अब बात मेडिसिन से चली थी, लेकिन क्या क्या ज़रूरी है उस पर आ गई। ये भी मेडिसिन का ही काम करेगा, जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये भी मेडिसिन का ही काम करती हैं। मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दवा और सुई देना। तो
अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जैसे ही पता हमको चलता है हम पैनिक हो जाते हैं, और कहीं कहीं वीडियो देख के हमको लगता है कि अच्छा हमने ये वीडियो देखा तो उसमें बताया कि मोबाइल आपने ज़्यादा दिया, समय नहीं दिया, तो बहुत सारे लोग होपलेस से हो जाते हैं कि मेरी गलती है। लेकिन वो अनजाने में हुई आपसे गलती, तो वो आपकी गलती नहीं है। अब पास्ट में जाके टाइम ट्रैवल सिर्फ हॉलीवुड के फिल्म में होता, टाइम ट्रैवल हम लोग नहीं कर सकते। तो जब टाइम ट्रैवल वाली गाड़ी हमारे पास नहीं है, हम टाइम ट्रैवल कर नहीं सकते, पास्ट में जाके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ना क्यों है। अभी प्रेजेंट हमारे पास है, फ्यूचर अभी दिख रहा है, तो फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए काम करेंगे, बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा। अब हाँ, जैसा मैंने बोला कि बच्चे में सेंसरी इश्यूज हैं, तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलेगा। आज एक बच्चा आया बोकारो से, 8-9 साल का है। अब उस बच्चे में क्या है कि वो क्या कर रहा है कि मतलब कई सारी बातें दोहरा रहा है, अब ऐसे ही अननेसेसरी कुछ बोल रहा है। जब बच्चे में डायग्नोस हुआ था तो किसी ने ADHD डायग्नोस किया था, स्पीच थेरेपिस्ट कोई था, और जब वो ADHD डायग्नोस हुआ तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डाल देना चाहिए था, उसके साथ में स्पीच की नीड होती तो करता। उसने 6 महीने सिर्फ स्पीच में रखा, क्योंकि उसको लगा कि हमारे पास आया तो कुछ पैसा हमको दे के जाए, बस इतनी सी बात। उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम बढ़ते गए, बाद में पेरेंट्स को समझ में आया, इधर उधर अपना जो है। तो प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब बच्चे को जो नीड है वो नहीं करके, और हम जिनके पास जाते हैं वो लगता है कि अच्छा चलो ग्राहक आया है तो अभी रख लेते हैं, हम अपने ये पे करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि चाहते हैं कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए पैसे के बल पे, वो भी नहीं ठीक होना है। जहाँ जहाँ भी 3-3, 4-4 थेरेपी सेशन के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आप समझें कि सबकी नीड नहीं है उस टाइम में। जिनमें प्रॉपर अभी सेंसरी प्रोसेसिंग ही नहीं हो पा रही है, उनमें आप स्पीच करा रहे हैं, तो बच्चा इकोलेलिया डेवलप कर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसमें सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की ज़रूरत है। उसके अलावा पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या क्या नीडेड है बच्चे को। हम लोग जनरली जांच और दवा और सुई को ही समझते हैं ना कि डॉक्टर जो वो कर रहा है वो डॉक्टर है, यही इसका इलाज कर सकता है। आप भी हो सकते हैं, आपको अपने बच्चे के लिए आपको डॉक्टर खुद बनना होगा। कैसे कि उसके बिहेवियरल इश्यूज जो भी हैं, ADL में जो भी प्रॉब्लम है, डेली लिविंग का जो एक्टिविटी होता है, वो घर पे आप उस सबसे अच्छे से नोटिस कर रहे हैं ना। कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट, कोई जाके वो नोटिस नहीं ना कर रहा। तो जब आप नोटिस कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे उसको चेंजिंग ले आना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कैसे करेंगे आप, जब आपको पता ही नहीं होगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसी के लिए हम अवेयर करते हैं लोगों को कि अभी बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के बोलते हैं कि आप मेडिसिन का ये किए थे, थंबनेल था, आप बात दूसरा करने लगे। तो मतलब कि कुछ लोगों की आदत सी है कि उनको बस ये हो कि जो लिखा 1 मिनट में उनको दवा का नाम बता दिया जाए, उनको लगता है कि दवा से ठीक हो जाना। तो ऐसे लोग, आप अपना थॉट प्रोसेस, थिंकिंग जो है उसको चेंज कीजिए। दवा से नहीं ठीक होना। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में कमेंट किए हैं, किसी ने बोला हमने होम्योपैथिक दवा कराया तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया बच्चा, किसी ने उसमें कमेंट किया तो मेडिसिन का नाम भेजो। क्यों भेजे? हो सकता है कि आपके बच्चे में वो ज़रूरत नहीं हो, तो वो क्यों भेजे? वही दवा आप दे के बच्चे को बिगाड़ दें। तो ये आप लोग क्यों पड़े रहते हैं इन सब चीज़ों के, फिर दवाओं के फिर में ऐसा क्या लगाव है दवाओं से? बच्चे को जो ज़रूरत है उसका एक प्रॉपर कहीं पे असेसमेंट कराइए। नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें, नहीं करें, तो आप हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ जाइए। बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपको होम प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल सेशंस में आप हमारे मंथली सेशंस में जुड़ सकते हैं। उससे आपको घर पे कैसे कैसे क्या करना आपके बच्चे में, वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको सारी समझा दी जाती हैं। आपको खुद ही समझ में आने लगता है कि क्या करें। जब 1-2 महीना आप हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके बाद अपने आप आपके दिमाग में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ डेवलप करने लगती हैं, क्योंकि उन चीज़ों से आप अवेयर हो जाते हैं कि बच्चे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो अवेयर हैं तो वो सवाल करते हैं, और सवाल आप टेक्निकल करेंगे तो आपको टेक्निकल जवाब हम देते हैं। कुछ लोग जेन्युइन सा सवाल करते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। अननेसेसरी सवाल कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बच्चा ठीक हो सकता है कि, बच्चा मेरा रोता है, ठीक हो सकता है कि नहीं। अब एक चीज़ रोता है तो बच्चे रोते भी हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? किसी ने लिख दिया कि आई कांटेक्ट नहीं करता, ठीक हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप घर पे बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे सवाल करते रहिए, ठीक हो जाएगा।
तो ऐसे ऐसे लोग भाई जेन्युइन सवाल आप पूछें। नंबर हमारा दिया रहता है, 2 से 4 के बीच में जनरली हम फ़ोन उठाते हैं, कभी कभार बिजी रहते हैं तो नहीं भी उठा पाते। नहीं उठा पाए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप 24/7 मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिप्लाई मैनेजमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा कैसे कैसे हमारे साथ ज्वाइन करना है। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। 2 PM to 4 PM में कॉल करके कुछ बात करना हो 2-3 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। तो बात तो हम लोग मेडिसिन की कर रहे थे, मेडिसिन में यही होता है। अब रही बात कि सही में ही आपको मेडिसिन का जानना है तो एलोपैथी में सीडेटिव दवाओं से बचें। सीडेटिव मतलब क्या, जो देने से नशा वगैरह होता है बच्चों में, थोड़ा सा सीडेशन का इफेक्ट, नींद उनको आती है, मतलब उसकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो दिया जाता है कि बच्चा थोड़ा सा भी रेस्टलेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस है तो न्यूरोपेडियाट्रिशियन के द्वारा वो दे दिया जाता है। सीडेटिव दवाओं से बचें। बाकी सप्लीमेंट के तौर पे आप जैसे ओमेगा 3 की बात करते हैं तो ओमेगा 3 के लिए आप फ्लैक्स सीड पाउडर क्यों नहीं देते हैं? फ्लैक्स सीड लाइए, रोस्ट कीजिए, उसका पाउडर बनाइए, दीजिए। नेचुरल सोर्स है, सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उसके शरीर के ग्रोथ में, माइंड के ग्रोथ में, तो वो कीजिए। इसके अलावा आपको देना ही है तो जो भी ताज़ा फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो बच्चों को दीजिए। कुछ लोग, हाँ, क्या नहीं देना एक चीज़ जान लीजिए, क्या नहीं देना अगर जानेंगे तो सब कुछ दिएगा। नॉन वेजिटेरियन चीज़ें अगर आप बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो वेजिटेरियन में कुछ भी दें, और प्रोसेस्ड फूड ना दें, मतलब कि जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें नहीं दें। चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं दें, ये प्रोसेसिंग होता है, केमिकल वगैरह का ये होता है। उसकी जगह गुड़ दें। मिल्क चॉकलेट वगैरह रोक दें, GFCF डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट बंद कर दें, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन डाइट पे रखें। कुछ सी भी GFCF डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंबाइनली करते हैं तो बच्चे में प्रॉपर एक मेडिसिन के तौर पे ये सारी चीज़ें होती हैं और आपका बच्चा ठीक होगा, गारंटीड है कि वो ठीक होगा। बस सही तरह से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।